हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि मैंने आपका चैप्टर नंबर 15 बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु स्टार्ट किया हुआ है। तो जैव अणु, इसमें हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने बात की थी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के इसमें हमने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ था एमिनो एसिड्स की बात की थी। और एमिनो एसिड्स से हमने फिर प्रोटीन्स बनाए थे। क्या बनाए थे एमिनो एसिड्स से? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने के बाद अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स जो बनाए हैं आपने, इन प्रोटीन्स को क्लासिफिकेशन की बात करेंगे आज। हम क्या बात करेंगे आज? प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन की। तो प्रोटीन्स जो है आपके, ये मेन रूप से आपके बढ़ते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर ये क्लासिफाइड होते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा फंक्शंस, फीचर्स, इनके आधार पर भी जो है ये क्लासिफाइड होते हैं। लेकिन या फिर इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जैसे हार्मोन्स हो, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पे क्लासिफाइड होते हैं। और ये इस आधार पे केवल दो प्रकार से क्लासिफाइड होते हैं। एक तो होते हैं आपके फाइब्रस यानी रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन्स, और दूसरा होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दो प्रकार के ये प्रोटीन्स होते हैं। पहला होता है आपका क्या? फाइब्रस। उसके अलावा ग्लोब्यूलर सेकेंड वन होता है। अब हम बात करेंगे इनके बारे में। इसके बाद हम ये क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे आपके प्रोटीन्स के ही फीचर्स के बारे में बात करेंगे आज। फीचर्स, इसके बाद बारी आएगी आपकी इसके फीचर्स के बाद आपके साथ सीधे आपका फीचर्स के बाद सीधे आपका इसके बाद इनकी स्ट्रक्चर जो है, दो तरीके के स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एक तो आपका स्ट्रेट चेन या फिर कहते हैं सिंगल या फिर वलयी संरचना दर्शाते हैं। और दूसरी यानी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो ये पहला होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और सेकेंड होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स और डबल हेलिक्स। तो अगर से देखा जाएगा बिल्कुल आपको यहां तक के तीन चीजें, और इसके बाद आपका प्रोटीन टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये रहेगी बात। तो ये रहेगा आज का पूरा वीडियो सॉल्यूशन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फाइब्रस के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन होते क्या है, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या है, कैसे एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो फाइब्रस, यहाँ पर आपको फाइब्रस हिंदी में बोला जाए तो रेशेदार प्रोटीन। हिंदी में बोला जाए तो क्या? रेशेदार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन जैसे कि आपको यहाँ पे नाम में ही समझ में आ रहा होगा, वे प्रोटीन जो कि फाइबर के जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं। किसके जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं? फाइबर की तरह स्ट्रक्चर रखते हैं। तो फाइबर की तरह स्ट्रक्चर रखेंगे, इसमें फाइबर की तरह शाखित संरचना भी पाई जाएगी। ये सारी इसमें गुण पाए जाएंगे। इसके अलावा साथ ही लॉन्ग चेन वाले होंगे। इसके अलावा इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड से कई स्थानों पर या फिर कई जो है इनके मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। कहीं पर इंट्रा मॉलिक्यूलर, कहीं पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये अगर से यहाँ पर आपको ये चीजें दिखाई देती हैं, ये चीज आपको अगर से प्राप्त होती है तो फिर आपको यहाँ पर रेशेदार प्रोटीन है। तो रेशेदार प्रोटीन है यहाँ पर ये प्रोटीन जो है आपके वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर इसकी एक खासियत है आपके, जो रेशेदार प्रोटीन है इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे। इसके अलावा जो है ये सब, तो ये बात होगी।
तो क्या क्या यहाँ पे आपको मुख्य बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, रेशेदार नाम के आधार पे रेशे जैसे होते हैं। फिर दूसरी चीज इसमें लंबे श्रृंखला रखते हैं। तीसरी बात यहाँ पे ये देखने को मिल रही है आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कई मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलता है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये बात है। यहीं पे इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, सबसे पहला केराटिन जो कि आप जो है बहुत ज्यादा इस प्रोटीन का नाम सुनते रहते हैं। केराटिन जो कि आपके नाखून में पाई जाती है, बालों में पाया जाता है, बैल या फिर आपके जानवरों के सींग में पाया जाता है, या फिर सींग जो है आपके जो है यही प्रोटीन होता है जिससे कि फाइब्रस प्रोटीन के ही एक उदाहरण है। फिर केराटिन एक उदाहरण होता है जिससे आपके बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं, आपकी त्वचा में भी ये प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जो है आपके जानवरों के जो सींग होते हैं उनके खूर होते हैं, खूर है जो पैर में जो पैरों का जो खूर होता है वो, ये सारी चीजें जो है आपके केराटिन प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से। इसके अलावा आप जो है बात करेंगे आप तो इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि दूसरा कोलेजन होता है तो ये इसके उदाहरण में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कोलाजन भी एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन होता है। ये जो है स्किन में भी इसका कुछ मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा जो है ये आपके हड्डियों में पाया जाएगा, या फिर आपके हड्डियों के अलावा आपके जो है हड्डियों के अलावा जो आपकी जो टेंडन्स होती है वहां पर भी पाया जाएगा। टेंडन्स इनके ये सारी जगहों पर आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगा? कोलेजन। इसके अलावा कोलेजन के अलावा आपने ये बात की कोलेजन की, इस कोलेजन के बाद आ रही बात आपकी कोलेजन। इसके बाद बारी आती है आपकी मायोसिन की। किसकी? मायोसिन की। तो मायोसिन जो है आपका, मायोसिन आपके जो है जो आपकी मांसपेशियां हैं, मसल्स है, मसल्स पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, मसल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। इसके अलावा एक होता है फाइब्रोनोजिन, एक और प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजिन। तो ये भी जो है आपका रेशेदार या फिर कह सकते हैं आप फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण है। और यहाँ पे ये है बात। तो ये रहे। इसके अलावा अब जो आपकी ग्लोब्यूलर इसको हम हिंदी में कहते हैं आपके वलिद। नहीं, ग्लोब्यूलर जैसे कि यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा होगा, हिंदी में भी यहीं पर नाम बना सकते हैं, गोलाकार प्रोटीन। तो गोलाकार प्रोटीन ये क्या होते हैं? तो ऐसे प्रोटीन जिनकी संरचना कहीं जो एक गोल एक आपके स्फेयर की तरह से होगी, और इनमें जो है आपस में ये काफी आपस में इस तरीके से जुड़े होंगे कि जिनकी संरचना एक रखी हुई बॉल की तरह आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर काफी स्फेरिकल पार्ट होगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये आपके जो रेशेदार या फाइब्रस प्रोटीन है इनकी तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है थोड़ा कम पाया जाता है। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये बात है, वाटर सॉल्युबल होंगे। और इसके अलावा जो है इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल्स में आपके जो है हार्मोन्स एग्जांपल्स लेंगे तो आपको मिलेगा क्या? जो आपको हार्मोन्स हो गए, आपके जो वृद्धि हार्मोन्स हो गए, या फिर आपके जो डोपामीन हो गया, जितने आपको हार्मोन्स जो अधिकतर जो रहते हैं उनमें कुछ हद तक जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन आपका होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसके अलावा हार्मोन्स के अलावा आपके, और आपको बता दिया जाए कि ये फोल्डेड कॉम्पैक्ट, मतलब ये फोल्डेड भी होते हैं, और एक प्रकार से एक के ऊपर ऐसे आपको बता दिया जाए, हम बात करें ग्लोब्यूलर की, ये फोल्डेड होते हैं और एक के ऊपर इस तरीके से एक के ऊपर एक इस तरीके से रखे जा सकते हैं ये प्रोटीन्स। अब आप बोलेंगे कि सर ये प्रोटीन्स तो बहुत ही छोटी, यानी बहुत छोटी इकाई है।
तो आप इनको रखने की बात कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर से मान लीजिए अगर से उसको आप उतने छोटे मात्रा को अपन आप अगर से एक जगह पर पे स्थिर अगर से करना चाहें तो ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। याद रखेंगे, ये इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये इसकी वो है विशेषता है। तो अब इसके उदाहरणों में की बात कर रहे थे हम, हार्मोन्स, आपके जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के अलावा आपके जो आपके रक्त को जो आपके जो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है आपके शरीर में। ऑक्सीजन को आपके हृदय से निकाल जो है बाकी शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करती है हीमोग्लोबिन। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय और हृदय से फेफड़े से आपके शरीर के बाहर निकालने का काम करती है हीमोग्लोबिन। तीन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहन का कार्य करती है। इसके अलावा आपके हीमोग्लोबिन के अलावा फाइब्रोनिन था, यहाँ फाइब्रोनिन आपका जो फाइब्रस था, इसमें फाइब्रस में ध्यान रखेंगे फाइब्रोनिन, जबकि आपकी ग्लोब्यूलर में फाइब्रोनोजिन। इन दोनों के नाम में आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे अब। इसके अलावा जो आपके जितने एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज भी आपकी किस प्रोटीन के अंतर्गत आएंगे, तो आप बोलेंगे ग्लोब्यूलर के अंतर्गत आएंगे एंटीबॉडीज। तो ये रहा। इसके अलावा अन्य प्रोटीन्स भी जो है आ सकते हैं। तो ये रही बात। तो हमने जो है क्लासिफिकेशन की बात कर दी। अब इसके अलावा इनके जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने फंक्शंस के आधार पे इनको अगर क्लासिफाइड करेंगे तो हार्मोन्स, एंजाइम्स या फिर आपके इवन केराटिन के अलग जो है आपका यहाँ पर भी जितने नाम दिए गए हैं, ये फिर अलग अलग नामों पर आधारित होकर के आपके यहाँ पर फंक्शंस के आधार पे वो हो जाएंगे। केराटिन एक अलग प्रकार बन जाएगा, यहाँ पर आपका कोलेजन अलग बन जाएगा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन तो यहाँ पर रहेगा, एंजाइम्स में आ जाएगा हीमोग्लोबिन। लेकिन आपका हार्मोन्स, एंजाइम्स या फिर फाइब्रोनोजिन, एंटीबॉडीज, ये जो है ये अलग अलग अपने आप में जो है एक प्रकार ही बन जाएंगे। तो ये बात आती है। तो ये हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ये बात रही। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। किसकी बात करेंगे हम? इनके फीचर्स की। तो फीचर्स की बात करेंगे तो हम बात कर रहे थे फीचर्स किसकी? फीचर्स ऑफ प्रोटीन्स की बात करने वाले हैं। तो होते कौन कौन से हैं आपके फीचर्स? यहाँ पर फीचर्स यानी कि आपकी इनके विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है आपके प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन्स आपको इनकी अगर से बेसिक जो यूनिट होती है, आपको पता है कि इनकी बेसिक यूनिट्स क्या होती है। सबसे पहली होती है क्या? एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स होती है। एमिनो एसिड्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। NH2R, सॉरी यहाँ पर आर ना करके यहाँ पर NH2CO, और दोनों तरफ आप जो है यहाँ पर एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, R जोड़ दीजिए। जोड़ दिया आपने इस तरीके से। तो ये जोड़ दिया आपने तो आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो एक कॉमन पॉइंट जो देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर एसिडिक ग्रुप, यहाँ पर सॉल्ट ग्रुप। तो एसिडिक और सॉल्ट का तो बेसिक ग्रुप, एक तरफ आपको एसिडिक ग्रुप दिख रहा है, एसिडिक। तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एसिड प्लस बेस हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ सॉल्ट का निर्माण तो होगा ही होगा। तो पहली बात तो मेकिंग ऑफ सॉल्ट, आपके लवण का बनना। पहला तो पॉइंट इसका सबसे पहला फीचर्स तो यही है, मेकिंग ऑफ सॉल्ट। पहला फीचर आप मैंने बता दिया, मेकिंग ऑफ सॉल्ट। तो ये रहता है पहला फीचर्स। इसके अलावा जो दूसरा फीचर्स इसका होता है वो ये होता है, आप लिखते हुए चलेंगे, जो कि दूसरा जो फीचर होता है यहाँ पर हम तो जो पढ़ते हैं वाटर यानी जल अपघटन यानी वाटर या फिर एनहाइड्रेशन कह सकते हैं आप। एनहाइड्रेशन कहेंगे आप। तो एनहाइड्रेशन के तौर पर आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए आते हैं हम एनहाइड्रेशन के रूप में देखेंगे आप। तो सबसे पहले एनहाइड्रेशन की बात करते हैं। तो एनहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कभी कभी तो क्या देखने को मिलता है आपको
कि प्रोटीन से डायरेक्ट कई प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट आपको एमिनो एसिड्स दे देंगी, कई प्रोटीन्स ऐसी होती है जो कि एमिनो एसिड्स दे देंगी डायरेक्टली, लेकिन कई प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट ना दे करके कई स्टेप्स में, मेनी स्टेप्स में आपको देती हैं क्या, लास्ट में एमिनो एसिड्स, और उसका भी अगर फर्दर आप उसका फिर हाइड्रेशन, एनहाइड्रेशन नहीं, उसके बाद फिर आप हाइड्रेशन करेंगे तो फिर आपको एमिनो एमिन्स और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। अभी हम करेंगे पहले क्या, एनहाइड्रेशन। तो क्या होता है कि प्रोटीन्स आपने क्या बनाया, सबसे पहले प्रोटीन्स आपका जो रखा हुआ है, प्रोटीन्स के आपने क्या किया, एनहाइड्रेशन। एनहाइड्रेशन कराने पर पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनहाइड्रेशन से प्रोटीयोज, प्रोटीओज है जी हाँ, नाम में थोड़ा सा प्रोटियोसिस होता है, प्रोटियोसिस प्राप्त होगा। प्रोटियोसिस से पेप्टीन प्राप्त होगा, पेप्टीन्स प्राप्त होंगे। प्रोटीन से प्रोटियोसिस से आपको पेप्टीन से आपको फिर फर्दर आप जो है एनहाइड्रेशन करेंगे तो आपको पेप्टाइड्स प्राप्त होंगे। क्या, पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स का फिर फर्दर आप अगर से एनहाइड्रेशन करते हैं, पेप्टाइड्स का फर्दर एनहाइड्रेशन करते हैं तो आपको अब यहाँ पे आपको एमिनो एसिड्स प्राप्त होंगी। अब यहाँ पे जो कि बेसिक यूनिट थी आपकी एमिनो एसिड्स, अब यहाँ प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका अगर से मान लीजिए अभी तक आपने एनहाइड्रेशन किए, अब हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रेशन कहते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस कहते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको दो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। क्या, एक तो एमीन्स, पहली चीज एमीन्स और दूसरी चीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये चीज है, कुछ ध्यान आया आपको? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स को मिलाकर के एमिनो एसिड्स बनाई थी, वहां से प्रोटीन्स बनाया था, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि प्रोटीन्स बनाने के लिए भी कई स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। एमिनो एसिड से आपका पेप्टाइड्स बनता है, पेप्टाइड से पेप्टीन बनता है, पेप्टीन के बाद प्रोटियोसिस और प्रोटियोसिस से प्रोटीन्स बनता है। ये रहती है आपकी जो कि लॉन्ग टर्म जो है आपकी होती है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी जो है फास्ट प्रोसेस होती है। अगर से आप मान लीजिए आप अगर किसी लेबोरेटरी में जाते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है, इतनी जो लंबी प्रोसेस है। आपका एमिनो एसिड से प्रोटीन्स तक पहुंचते हैं तो फास्ट प्रोसेस होने की वजह से जो ये तीन पार्ट जो है आपके उतने नजर नहीं आ पाते हैं आपको, इस वजह से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है प्रोटीन्स। लेकिन कभी कभी यहाँ पे आपको ये स्लो रिटर्न या प्रोटीन से आपको एमिनो एसिड तक आना है तो कई जगहों पर पे जो है ये थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है, कई जगहों पर ये अलग अलग जो है आपको मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। ये बात रही। इसके अलावा इसके कुछ और है जैसे कि ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आपने एनहाइड्रेशन किए, एनहाइड्रेशन के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनहाइड्रेशन के अलावा अगर मान लीजिए अब क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो मैंने बहुत पहले ही आपको कुछ बताया था, क्या याद कीजिए, कुछ बताया था मैंने। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, जब आप इसके बेसिक प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट जिस पे आ जाइए, कहा प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट होती है आपकी RNH2CONH2 COR डैश, मतलब कि ये हो गया आपके एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स में कुछ दिख रहा है, पहली चीज तो एल्किल ग्रुप, तो पहली चीज आप बोलेंगे एल्किल ग्रुप्स दिख रहे हैं, दो एल्किल ग्रुप्स हो हैं, एक एमीन दिख रहा है, एक एमाइड दिख रहा है, एमीन नहीं कह सकते इसे, एमाइड ग्रुप दिख रहा है, एमाइड ग्रुप दिख रहा है आपको। दो चीजें देख लिए, तीसरी चीज आपको क्या दिख रही है, तीसरी चीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या फिर आप इसे ही कहेंगे तो आप कीटोनिक ग्रुप कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, कीटोनिक ग्रुप। तो ये चीजें देखने को मिल रही है आपको। आप बोलेंगे जी हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, हमें ये इतने ग्रुप तो दिखाई दे रहे हैं। तो जब इतने ग्रुप दिख रहे हैं तो यहाँ पे जगह से आपको फेयर वे में कहा जाए कि आपको कौन कौन से एटम्स देखने को मिल रहे हैं। तो एटम्स आपको केवल और केवल 4 एटम्स देखने को मिलेंगे। पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा नाइट्रोजन। तो ये 4 चीजें मिलकर के यहाँ देखने को मिल रही है।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे ये 3 चीजें हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या फिर ओनली ये 2 भी है, ओनली ये 2 भी है, तो भी आपको 2 चीजें तो देखने को मिलेगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल बताया हुआ था। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो इसके लिए भी बता दिया था कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन एटम से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या फिर नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यही तीनों चीजें ऑक्सीडेशन पर प्राप्त होती है आपको। प्रोटीन्स के ऑक्सीडेशन पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपका नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ये रही बात। अब इसके अलावा इसके और जो फीचर्स होते हैं जो कि होता है कोलेजन, जिसको हिंदी में कहा जाता है जो कि बहुत ही फेमस नाम है कोलेजन का, जो कि होता है स्कंदन। स्कंदन ये व्हाट इज स्कंदन? स्कंदन क्या है, कोलिजन्स क्या है, इन चीजों के बारे में हम जो है आपका जब 5th चैप्टर चलेगा उस समय डिटेल वाइज जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो है इसी कोलिजन का एक आपके जो है इसकी जो है कोलिजन के कारण इसकी स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंस आ जाता है। अगर सिंगल है या फिर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर वाले जो आपके प्रोटीन्स है वो डबल हेलिक्स में चले जाते हैं। और इसी आधार पे अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ, अगला टॉपिक जो कि हमारा है क्या, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स 2 प्रकार से होंगे। अल्फा हेलिक्स, पहला होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है डबल हेलिक्स। बैंक से बड़ा वाला भैया आया है पैसे नहीं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर 2 घंटा हो गया। तो अल्फा हेलिक्स और डबल हेलिक्स 2 प्रकार के होते हैं। तो ये अल्फा हेलिक्स और डबल हेलिक्स ये 2 प्रकार के होते हैं। तो बता दिया जाए आपको सिंपल वे में कि आपके जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आप जब प्रवेश करते हैं या फिर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो आपके जो सिंगल चैन जो यानी कहने का मतलब एकदम स्ट्रेट चैन वाले जो स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्फा हेलिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की। तो इसकी जो खूबियां हैं, पहली चीज तो स्ट्रेट चैन देखने को मिलेगी। यहाँ स्ट्रेट चैन देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई विकृतीकरण नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं नो डाइवर्जन, नॉट एनी डाइवर्जन, नॉट एनी डाइवर्जन। इसके अलावा आपके इसी में जो है आप देखेंगे तो इनकी जब स्ट्रक्चर जब बताएंगे, जो कि इन्हें ही हम जो कहते हैं, इसे ही हम सेकेंड यानी अलग से दूसरे नाम से जानते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरे नाम से जानते हैं क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के नाम पे भी जानते हैं हम इसे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अब यहाँ पे प्रोटीन्स की बात है तो प्रोटीन्स में एक चीज आपको मैंने बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट चेन तो होंगे लेकिन यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे। वैसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स की बात करें तो आपको बता दिया जाए कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स तो आपके दोनों में ही होंगे, डबल हेलिक्स में भी होंगे और अल्फा हेलिक्स में भी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स का मतलब कि एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड, एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपके जब इसका आप अभी आपने और हमने जो पढ़ा था कुछ ही देर पहले कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको प्रोटीन्स के जब हाइड्रोलिसिस नहीं कह सकते उसे एनहाइड्रेशन कहेंगे। तो प्रोटीन्स का जब हाइड्रेशन करते हैं तो आपको प्रोटीन्स से आपको
प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस से आपको पेप्टीन्स, पेप्टीन्स के बाद आपको पेप्टाइड्स। अब यहाँ पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो यहाँ पेप्टाइड्स प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ पेप्टाइड्स के बाद आपको, यहाँ पर पेप्टाइड्स के बाद ही आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एमिनो एसिड्स। तो ये श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई, तो ये बात रही आपकी। तो और इसको हम जो है तो यहाँ पर फिर कुछ ये बातें देखने को मिलती हैं। तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स की बात कर लिए। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो कि बात करेंगे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा लंबा टॉपिक है आपका, और यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया था। जो आपकी ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसे हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं इन्हें, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। इन्हें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं कहा जाता। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स जो है आपके, जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर दो प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उसे आपके इसमें कोर्स में दिया गया है, लेकिन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो इसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देख लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।